हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम करेंगे एक फेमस शॉर्ट स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल, जिसे लिखा है ए रामानुजन ने, जिनका पूरा नाम था अट्टीपेट कृष्णस्वामी रामानुजन, और इनका बर्थ हुआ था 16 मार्च 1929 मैसूर में। उनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 शिकागो यूएसए में। ऑक्यूपेशंस वो एक पोइट थे, लेकिन उन्होंने ये जो लिखी है स्टोरी, ये एक फोक टेल है जो जिसका उन्होंने यूज़ किया है और उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, इसीलिए वो उनका ऑक्यूपेशंस तो पोइट था, यानी कि एक कन्नड़ फोक टेल थी जो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी। उन्हें अवार्ड मिले हुए काफ़ी फेमस पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है 1976 में, मार्क आर्थर फेलोशिप मिला हुआ है 1994 में, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1999 में 1999 में उनको मिला हुआ है। अब ये कहानी जो है वो है, यह विश्वास किया जाता है कि मूर्ख कितने खतरनाक हो सकते हैं और वो केवल आधुनिक बुद्धिमान व्यक्ति ही उन्हें संभाल सकता है। ये कहानियों में मूर्ख कौन है, उसके साथ क्या क्या, यानी कि कह रहे मूर्ख को हम मूर्ख समझते हैं, लेकिन मूर्ख अगर सत्ता पर हासिल हो जाए तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, कितने डैमेज कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमें बताया गया है। अब ये कहानी होती है मूर्खों के किंगडम ऑफ फूल से, इसीलिए इस कहानी का नाम है इंडियन किंगडम ऑफ फूल। इसमें जो राजा और मंत्री जो थे वो मूर्ख थे, वो फूल थे। वे अन्य राजाओं की भांति कार्यों को जो वर्क थी उसका जो सही से संचालन या सही से उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने दिन को तो रात कर दिया और रात को दिन में चेंज करने का डिसीज़न लिया। इसलिए उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि हर अब आदमी है हर रात को जागेगा, खेतों में काम करेगा और अंधेरे होने के बाद ही अपने धंधे में लगेगा, और जैसे ही सूर्योदय होगा वह सोने के लिए कार्य करेगा। कोई भी व्यक्ति जो आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मौत की सज़ा मिलेगी। लोगों ने भाई मौत के डर की वजह से लोगों ने ऐसे ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। राजा और मंत्री जो थे, यानी कि किंग और उसके जो मिनिस्टर्स थे, वो काफ़ी हैप्पी हुए कि हमारी जो हमारा प्लान था, हमारी जो योजना थी वो काफ़ी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गई है। फिर क्या हुआ, एक दिन एक गुरु और शिष्य मतलब वहाँ पर आए, गुरु और इस डिसिपल वहाँ पर, वो तो घूमते रहते थे अलग अलग, तो एक दिन वहाँ पहुँच गए और उन्होंने नगर जो था उसको देखा। बहुत दिन का टाइम था, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे दिन में कोई दिखा ही नहीं, हर कोई सोया हुआ था। एक चूहा यानी कि रैट तक भी इतना उत्साहित होकर नहीं घूम रहा था। तो और वहाँ के जो जानवर थे, एनिमल्स थे, उनको भी सोने के लिए दिन में ट्रेंड कर दिया गया था कि दिन में वो सोएंगे। अब दो जी अजनबी थे, गुरु और चेला जो थे, वो चारों घूमा, उन्होंने देखा और बहुत ही सरप्राइज थे, भाई क्या हो गया, सारा शहर तो सारा सो रहा है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, दिख नहीं रहा। जैसे ही वो शाम तक भटकते रहे, जैसे ही मतलब अंधेरा स्टार्ट हुआ तो एकदम पूरा का पूरा जो टाउन था वो जाग गया और अपने रात के जो काम थे, यानी जो दिन में करने होते थे वो रात को कर रहे हैं, तो नाइटली बिजनेस में स्टार्ट हो गए। अब वो जो दो बेचारे स्ट्रेंजर्स थे वो काफ़ी भूखे थे, और अब क्योंकि रात होते ही वो दिन वाला काम रात में स्टार्ट हो गया, तो दुकानें अब खुल गई थी, शॉप्स खुल गई थी। अब वे सब्जी खरीदने के लिए गए तो उन्होंने और सरप्राइज़ हुआ, भाई ये क्या। तो उन्हें पता चला कि उन्हें हर चीज़ के लिए एक डूडू देना था, मतलब जहाँ पे एक जैसे रुपया होता है वैसे डूडू देना था, उसकी सब एक ही रेट पे था। यानी कि चाहे आपको राइस खरीदने हो, चाहे कच्चे केले खरीदने हो, पक्के केले खरीदने हो, केले का गुच्छा यानी पूरा केले का गुच्छा, सभी की कीमत सिर्फ एक डूडू हुई थी। अब गुरु और शिष्य काफ़ी खुश हो गए, उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों के बारे में कभी नहीं सुना था। वे अपनी सभी ज़रूरत की सभी चीज़ें 1 रुपये में खरीद सकते थे, यानी कि हर चीज़ गुरु और उसके डिसिपल जो थे उसको मिल रही थी 1 रुपये में, एक डूडू में सब चीज़ मिल रही थी। अब क्या हुआ, जब वे भोजन पका रहे थे, अपना खाने को कुक कर रहे थे, तो गुरु को एकदम एहसास हुआ कि यह तो बेवकूफ़ या मूर्खों का किंगडम है, राज्य है।
वहाँ उसके साथ ठहरना सही विचार नहीं होगा। उसने कहा कि हमारे लिए जगह सही नहीं है, चलो। अपने उसने शिष्य से कहा, अपने डिसिपल से कहा कि, लेकिन जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको तो लालच हो गया। वो कह रहा है यहाँ पे तो सब सस्ता है, यहाँ से जाके क्या करेंगे। तो उसने कहा कि उसकी ज़रूरत का जो भोजन है अच्छा है, सस्ता है। गुरु ने कहा कि ये सुनो बच्चे, मेरे शिष्य, ये सभी मूर्ख हैं और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और कोई नहीं बता सकता कि वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लेकिन शिष्य जो था, गुरु की जो बुद्धिमत्ता थी, उसकी जो अच्छी जो सुझाव था, उसने नहीं माना और न वो उसके साथ गया और वो यहीं रुकने के लिए तैयार हो गया। तो गुरु ने काफ़ी कोशिश की उसको मनाने की, लेकिन वो नहीं माना और वो चला गया। अब शिष्य वहीं रुक गया, पूरे दिन भरपेट केला, घी, चावल खा रहा है, गेहूँ, और गलियों में घूम रहा है और मतलब खा खा के वो एक तरीके से बुल जैसा, सांड जैसा हो गया, मोटा ताजा हो गया। अब क्या हुआ, गुरु तो चला गया, अब चेला बचा। अब आगे कहानी स्टार्ट होती है। तो एक दिन था, मतलब यहाँ पे लिखा है दिन दहाड़े, एक दिन चोर ने एक अमीर घर के घर में चोरी की। उसने क्या करा, दीवार में छेद किया और चुपके से घर में घुस गया। और जब लूट का माल लेकर निकल रहा था तो उस पुराने घर की दीवार उसके सिर पर ढह गई। उसी स्थान पर उसकी मौत हो गई। उसका भाई भागकर राजा के पास पहुंचा और शिकायत की, सरकार, मेरा भाई पुराना धंधा कर रहा था, उसके ऊपर दीवार गिर गई और वह मर गया। उसके लिए व्यापारी दोषी है, उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। आप एक गलत काम करने वाले व्यक्ति को दंड अवश्य दें। मेरे परिवार को इस अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति की भरपाई की। देखिए, मतलब चोर चोरी करने गया, उसने दीवार को छेद किया, चोरी करी और वो अब आने लगा तो वो चोर पर ही वो दीवार गिर गई और वो चोर मर गया। तो उसको चोर का भाई वहाँ पे गया राजा के पास और उसने कहा कि भाई अभी ये मेरा भाई तो सही काम कर रहा था, चोरी कर रहा था, गलती तो उस घर वाले की, उसने कच्ची दीवार क्यों बनवाई जिससे मेरा भाई मर गया, मेरे साथ न्याय करो। मतलब मूर्खों का राज्य है तो ऐसे ही होगा। तो रिच मर्चेंट्स को दोषी ठहरा रहा है वो उसका भाई। अब राजा बोला, भाई चिंता मत करो, जस्टिस तुम्हें मिलेगा। और तुरंत उसने जो उसका घर का जो मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी उसे बुलाया। तो वो अब जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो आया। उसने तो राजा ने उससे क्वेश्चंस पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो ऐसे वैसे हुजूर जैसे उसने बता दिया, सच एंड सच योर हाइनेस। तो अब उसने कहा कि क्या जब वो जो व्यक्ति मरा है तुम्हारे घर में सेंध लगाई थी तो तुम घर पर ही थे? उसने पूछा, जी हाँ महाराज, जी सर किंग, मैं घर पर ही था। उसने दीवार में छेद किया और दीवार कमज़ोर थी और उस पर गिर गई। तो आरोपी अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। तो राजा कह रहा है, तुमने तो अपना अपराध स्वीकार कर लिया, नहीं तुम्हारी दीवार से उस आदमी की जान गई है ना, तुमने एक आदमी की हत्या किया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तो अब वो जो व्यापारी था वो क्या करे? तो उसने कहा कि मैंने दीवार नहीं बनाई राजा साहब, मैंने तो दीवार नहीं बनाई थी, यह तो उस व्यक्ति का दोष है जिसने ये दीवार बनाई थी, उसने ये ठीक से नहीं बनाई, भी तो उसे दंड दो ना सर, मुझे तो मत दो। मर्चेंट ने कहा कि तो राजा ने वो कहा कि वो कौन है? तो उसने कहा, हुजूर ये दीवार तो मेरे पिता के समय बनाई थी और वो जो संबंधित व्यक्ति है ना जिसने बनाई थी, मैं उसको जानता हूँ और वो बूढ़ा हो गया है और वो पास में ही रहता है। तो राजा ने अपना जो मैसेंजर है उसे भेजा कि उस राजमिस्त्री या जो ब्रिक लेयर, जो दीवार बनाते हैं, ब्रिक लेयर बनाने वाले जो राजमिस्त्री कहते हैं, उसको लाओ, पकड़ कर लाओ, उसने दीवार बनाई है। जब अब मैसेंजर गया और उसके हाथ पाँव बांध कर लेकर आया, टाइड हैंड एंड फूट्स। तो वो जब उनको लेकर आया तो राजा ने पूछा, तुम थे क्या? तुमने इसके पिता जब ने कहा था तो तुमने दीवार बनाई थी? तो मिस्त्री जो ब्रिक लेयर था उसने कहा, हाँ हुजूर मैंने बनाई थी। और ये दीवार तुमने कैसे बनाई? कि एक गरीब आदमी के सिर के ऊपर गिर गई और वो मर गया, तुमने उसका मर्डर किया, तुमने उसकी हत्या की है, तुम्हें उसके लिए मृत्युदंड मिलेगा। अब बेचारा वो तो जो ब्रिक लेयर था वो तो डर गया। इससे पूर्व राजा का आदेश लागू हो, बेचारा राजमिस्त्री जो था उसने निवेदन किया, यानी कि बोला कि राजा साहब आपका आदेश सुनने से पहले प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। यह सच है, उसने कहा कि मैंने दीवार बनाई थी और ये मजबूत नहीं बनी थी। मेरा मन उस समय अपने काम में नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं तो एक जो लेडी थी, जो एक डांसिंग गर्ल थी, उसकी तरफ मेरा ध्यान था। एक नर्तकी बार बार थी जा रही थी और वो क्योंकि जो उसने पायल जो पहन रखी थी वो सड़क पर जब जा रही थी ऊपर नीचे तो छम छम की आवाज़ हो रही थी, उसकी वजह से मैं अपनी आंखें और मन को
अपनी उस दीवार बनाने के काम पर रख नहीं पाया, और जो मैं बना रहा था उस यानी कि उस जो डांसिंग गर्ल है ना, उसकी वजह से उसको बुलाओ, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है, उसकी वजह से मेरी जो दीवार है वो पक्की नहीं बन पाई, सही नहीं बन पाई। तो राजा ने कहा तुम ठीक कहते हो, मामला तो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है, हमें इसकी बिल्कुल लास्ट तक, तह तक जाना ही होगा। ऐसे जटिल मामलों को निपटारा जो करना आसान नहीं होता। उसने कहा, फिर मैसेंजर को कहा कि जाओ उसने डांसिंग गर्ल नर्तकी को पकड़ के लाओ। अब जो डांसिंग गर्ल उस टाइम जवान थी, जब दीवार बन रही थी, अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, और वो बेचारी डरती डरती काँपती काँपती अब दरबार में आई। अब वो दरबार में आई तो अब उसने कहा कि क्या कई साल पहले जब ये बेचारा गरीब आदमी दीवार बना रहा था, तो तुम उस गली में बार बार ऊपर नीचे क्यों घूम रही थी? तो उसने तुम्हें देखा और दीवार कच्ची बनी है, और उसकी वजह से एक व्यक्ति मर गया। उसने कहा, जी हाँ सरकार, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, भली भांति मुझे उसका याद है। अब तुम अपनी पायल छनछनाती हुई इधर उधर घूम रही थी, क्यों घूम रही थी? तुम जवान थी, तुमने उसका ध्यान काम से अलग कर दिया, उसने ख़राब दीवार बनाई, और ये जो ख़राब दीवार बनी वो चोर के ऊपर गिर गई, और तुमने जो एक बेचारा निर्दोष व्यक्ति था, तुमने उसकी जान ले ली, उसे मरवा दिया, तो उसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। अब तो उस जो डांसिंग गर्ल थी उसने 1 मिनट सोचा और बोली, सरकार, राजा साहब थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे याद आ रहा है मैं उस गली में क्यों बार बार घूम रही थी। मैंने जो एक गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार होता है, उसको मैंने कुछ अपने ज्वेलरी बनाने के लिए सोना दिया था, और वो जो आलसी और दुष्ट वो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, उसने अनेकों बहाने बनाए, बोला कि आज आभूषण दूंगा, कुछ समय बाद दूंगा, पूरे दिन यही करता रहा। उसने मुझे दर्जनों बार अपने घर बुलवाया, तभी उस मिस्त्री ने मुझे देखा था। यह मेरा दोष नहीं है सरकार, दोष तो उस सुनार का, उस गोल्ड स्मिथ का है जिसने मुझे बार बार ये चक्कर कटवाए। बेचारी महिला, वह बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसने कहा, अरे ये देखो, ये बेचारी, ये तो पुअर लेडी है, इसने तो सही कहा। राजा ने गवाह का मनी असेसमेंट करा, मूल्यांकन करा, तब अंत में उसने हमने आलसी अभियुक्त को पकड़ लिया। उस सुनार को बुलाओ, और वहाँ और जहाँ कहीं भी वो छुपा है ना, उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाओ, कहीं पे भी हाइडिंग हो रहा, छुपा हुआ लेके रहो। राजा के कानून अधिकारी जो थे, उसके जो मेन व्यक्ति थे, मैसेंजर थे, उस सुनार को खोजा जो अपनी दुकान के किसी कोने में छिपा बैठा था। तब उसने उसके खिलाफ आरोप सुना, तो वह उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि किंग, मैं एक गरीब सुनार हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैंने नर्तकी को अपने दरवाजे पर कई बार आने पर विवश किया, ये बात सही है। मैंने उसे बहकाकर टाल दिया, क्योंकि मैं उसके जो ज्वेलरी थी, जो आभूषण थे, मैं टाइम पे नहीं बना पाया। जब एक धनी व्यापारी या एक धनी मर्चेंट ने मुझे एक ऑर्डर को उसको पूरा करने को दिया था, जहाँ उसके घर शादी होने वाली थी, मैं जा रहा था, तो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके घर में शादी है, तो ये तो वेट कर सकती थी डांसिंग कर। तो इस वजह से उन्होंने उसकी वजह से, जानते हो कि अमीर लोग कितने धैर्यवान होते हैं, इसलिए उसकी वजह से ये सारा काम हुआ। अब वो बोला कि उस अमीर व्यक्ति के कारण तुम इसका काम, इसकी ज्वेलरी टाइम पे नहीं दे पाई, इस नर्तकी की, इस डांसिंग गर्ल की, तो ये तो तो बोला कि बताओ। राजा बोला कि वो अमीर आदमी कौन है जिसने इस बेचारी औरत के आभूषण बनाने से तुम्हें रोका, ज्वेलरी बनाने से, उसे गली गली में भटकने के लिए मजबूर किया। तो इसे राजमिस्त्री जो था, ब्रिक लेयर का भी ध्यान भटक गया, उसने दीवार खराब कर दी और बेकसूर व्यक्ति के पर गिर गई और उसकी जान निकल गई। तो अब जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, उसने व्यापारी का नाम बताया जो उस घर का असली मालिक था, जिसकी दीवार गिरी थी, चोर के ऊपर गिरी थी, वो यानी कि उस व्यक्ति का जो पिता था वही था। अब न्याय का अंतिम चक्कर आ गया। राजा ने सोचा कि अपराधी वही व्यापारी निकला, वही मर्चेंट निकला जिसने निर्डरतापूर्वक दरबार में वापस बुलाया गया। वे चिल्लाता हुआ पहुंचा, वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ जिसने आभूषण के लिए ऑर्डर दिया था, वह तो मेरे पिता थे जिसका देहांत हो चुका है, मैं तो निरपराधी हूँ। अब राजा ने अपने जो मिनिस्टर्स थे उससे डिस्कशंस किया। अब डिस्कशंस जो अपने मिनिस्टर्स के साथ डिसीजन करा।
अब उसने कहा कि यह तो सच है कि तुम्हारे पिता असली हत्यारे हैं, लेकिन वो तो मर चुके हैं। अब उनकी जगह किसी न किसी को तो मुझे दंड देना ही होगा। तुमने अपने अपराधी पिता की सारी संपत्ति के तो तुम वारिस हो, तो उसकी संपत्ति, उसके जो पाप हैं उसके भी तुम वारिस होगे। जब मैंने पहली नज़र में तुम्हें देखा था तो मुझे पता चल गया था कि तुम निर्मम अपराध से जुड़े हो, तुम्हें मरना होगा, तुम ही हो। यानी राजा कह रहे हैं मैं तुम्हें पहले झटके में पहचान लिया था कि तुम ही हो असली फसाद की जड़। तो राजा ने फांसी देने के लिए खूंटी तैयार करने को कहा। जब नौकर खूंटी को नोकीली बना रही थी तब अपराधी को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार करा, तो एक मंत्री को लगा कि ये जो मर्चेंट है, रिच मर्चेंट है, ये तो काफ़ी दुबला पतला और सूली पर अच्छी तरह फिट भी नहीं हो सकता। उसने राजा को जो उसकी वो की मूर्खता सहज बुद्धि से उसको रिक्वेस्ट करी, तो राजा बहुत अधिक चिंतित हो गया। तो वो क्या करें, अब क्या करें, हमें किसी न किसी को सज़ा देनी है। तुम तो कह रहे कि भाई इसके लिए तो मोटा आदमी चाहिए, तो ढूंढो, हम क्या करें। अब उसने कहा कि भाई अब हम क्या करें। तो उसने कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो काफ़ी मोटा हो, मानी मैन फैट इनफ हो। तो उस व्यक्ति की तलाश करो जो सूली पर फिट भी हो जाए। तो उन लोगों की जो ढूंढ रहे थे, तो उसकी नज़र पड़ी उसके शिष्य पर जो महीनों से भाई केले खा रहा है, गेहूँ चावल घी पी के सांड हो गया, मोटा ताज़ा हो गया। तो वो सही फिट बैठ रहा था उसमें। तो उसे पकड़ के लाया गया। तो उसने बोला मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। चिल्लाया, मैं तो सन्यासी हूँ, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी। लेकिन यह सच हो सकता है। उन्होंने राजा ने कहा भाई ये सच हो सकता है, परंतु ये तो शाही आदेश है, हमें तो एक मोटे आदमी को ढूंढने को कहा गया था जो सूली पर फिट हो। वे बोले और शिष्य को सूली के पास ले जाया गया। शिष्य को अपने गुरु के जो उसने शब्द कहे थे गुरु ने कि ये मूर्खों की नगरी है, तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ अगले क्षण क्या करेंगे वो। जब वह अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, उसके दिल में गुरु को उसने याद किया, अपने दिल से उसने गुरु को याद किया, अपने टीचर को याद किया। तो उसकी प्रार्थना कि जहाँ कहीं भी हो उसकी पुकार सुने। गुरु इतना अटैचमेंट था, गुरु ने ये सब कुछ एक दृश्य में देख लिया। उसके पास जादू ही थी, उसके गुरु ने देख लिया क्या क्या हुआ है। उसमें जादुई शक्तियाँ थी, उसमें दिव्य दृष्टि भी थी और भविष्य को वो देख सकता था उसका गुरु, जैसे कि वर्तमान और भूतकाल को। वह अपने शिष्य की रक्षा हेतु जल्दी से वहाँ पहुँच गया और जो अपने भोजन की लालसा के कारण काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, यानी कि लव ऑफ फूड की वजह से काफ़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब जो ही उसने अपने शिष्य को देखा, उसे काफ़ी डांटा और धीरे से उसने कुछ कहा। फिर वे राजा के पास गए और बोले, बुद्धिमान राजाओं में श्रेष्ठ दोनों में कौन बड़ा है, गुरु या चेला? उन्होंने कहा राजा साहब आप तो बहुत बुद्धिमान है, मैं गुरु और चेला उसमें कौन बड़ा है? तो उस राजा ने कहा कि भाई ऑफ कोर्स गुरु ही बड़ा होता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, तुम क्यों पूछते हो? तो तब आप मुझे पहले सूली पर चढ़ाओ ना, मेरे शिष्य को क्यों चढ़ा रहे हो पहले? मेरा काम तो मेरा होता है, तो मुझे पहले चढ़ाओ। तो अब भाई राजा कह रहा है कि भाई आप, जब शिष्य ने यह सुना तो वह समझ गया और कहने लगा पहले मुझे फांसी दो, सबसे पहले तुम मुझे लाए थे तो मुझे फांसी दो। अब गुरु और शिष्य इस बात पर झगड़ने लगे कि पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, वो कह रहा है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अब कौन पहले मरना चाह रहा है ये कोशिश हो रही है। इस बिहेवियर को देखकर राजा हैरान हो गया। उसने गुरु से पूछा आप मरना क्यों चाहते हैं? हमने उसे चुना क्योंकि सूली पर चढ़ने के लिए वो काफ़ी ठीक था, मोटा ताजा था, इसलिए हमने चुना आपसे। आप मुझसे ऐसे प्रश्न न करें। उसने मुझे पहले सूली पर चढ़ाए। गुरु ने कह दिया कि आप मुझे ऐसे यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी डेथ फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु। क्यों? इसमें कुछ रहस्य लग रहा है मुझे, कुछ मिस्ट्री है इसमें, बुद्धिमान व्यक्ति की भांति मुझे भी समझाओ। तो अब वहाँ पर वो कह रहा है, अब ये कहानी शुरू होती है। वो कहता है कि आप पहले मुझे प्रॉमिस करें कि ये जो मैं आपको जो एक सीक्रेट बता रहा हूँ आप किसी को नहीं बताएंगे, तो आप मुझे उसके बाद मुझे फांसी पर लटका दें। गुरु ने पूछा। अब राजा ने उसे वचन दे दिया कि भाई बात ठीक है तुम। तो गुरु उसे एक तरफ ले गया जहाँ पर नौकर चाकर उसकी बात न सुन सके। वह उससे धीरे धीरे उसके कान में कहा कि आप जानते हैं हम सभी क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों ही, हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुके हैं, पूरी दुनिया को हम घूम चुके हैं, और आपकी जैसी जो टाउन है, आपको जैसा राजा हमें नहीं मिला। आपकी बनाई गई जो सूली है ना, वो ईश्वर की न्याय की सूली है, मतलब जस्टिस करेगी गॉड का, और यह नई है,
बिल्कुल भी नई है, यानी कि अभी तक किसी अपराधी को इस पर मारा नहीं है, इस पर फांसी नहीं चढ़ाई गई, तो ईश्वर की न्याय की और बिल्कुल ही नई है। जो व्यक्ति भी इस पर पहले मरेगा ना, वह देश का भावी राज्य होगा, भावी राजा बनेगा, भावी किंग बनेगा, नहीं कि फ्यूचर्स का किंग बनेगा। और उसके बाद सूली में चढ़ेगा, वह देश का भावी मंत्री होगा। यानी जो पहला व्यक्ति उस फांसी उस पर लटकेगा तो वो राजा बनेगा और दूसरा उसका मंत्री बनेगा। हम अपने सन्यासी जीवन से परेशान हैं, हम तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि सन्यासी जीवन से हम इधर से उधर बहुत दिनों तक घूम रहे हैं। कुछ दिनों तक हम राजा और मंत्री बनकर भी कुछ मज़ा ले लें, कुछ एंजॉय कर लें। अब आप अपना वचन पूरा करें, मेरी सरकार हमें फांसी दे दें। और प्लीज़ याद करना कि गुरु कह रहा है पहले मुझे माना। अब राजा गंभीर विचार में खो गया, भाई ये क्या है। वो चाहता था कि भाई अगले जन्म में भी मैं ही राजा बनूं, मैं दूसरे व्यक्ति को अपना राज्य क्यों दूं। तो यह विचार करते हुए उसकी कुछ टाइम लग गया। इस कारण से फांसी की सज़ा को अगले दिन के लिए कह दिया कि भाई अगले दिन के लिए पोस्टपोन होती है और अगले दिन फांसी दी जाएगी। और उसने अपने मंत्री से ये गुपचुप डिस्कशंस किया कि अगले जन्म में हमारे लिए ये ठीक नहीं होगा कि हम अपना राज्य किसी दूसरे लोगों को सौंप दें। आओ हम स्वयं ही सूली पर चढ़ जाए और अब राजा और मंत्री के रूप में हम दोबारा से जन्म लेंगे। महात्मा लोग झूठ तो बोलते नहीं, उन्होंने कहा है तो हम ये सही होगा। तो मंत्री भी इससे एग्री हो गया, भाई इतना पवित्र एक सन्यासी बोल रहा है तो ये बात सही है कि हम अगले जन्म में बनेंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा, इस प्रकार उसने अपने जो वर्कर थे उनको बुलाया, उनको कहा कि आज हम रात को अपराधियों को जिन्होंने दोष किया उनको भेजेंगे। जैसे ही पहला आदमी आपके पास पहुंचे उसे मार देना, दूसरे आदमी के साथ भी वही चीज़ें करना, ये मेरा ऑर्डर है, कोई गलती मत करना। उस रात राजा तथा मंत्री जो थे चुपचाप जेल में पहुंच गए। उन्होंने गुरु और शिष्य को जो थे उनको फ्री कर दिया। दोनों गुरु और जो शिष्य के वेश बना लिया। और जो उसके निष्ठावान नौकर थे, जो नौकर यानी कि डेडिकेटेड जो नौकर थे, वो आए और उन्होंने उसके पहले की जो अरेंजमेंट था वैसे करा, उन्हें सूली पर ले गए और उन्हें फ़ौरन फांसी दे दी गई। जब उनकी बॉडीज़ को उतारा गया, टेकन डाउन करी गई, उतारा गया, तो सूली तो लोग देखकर सरप्राइज़ हो गए, उदास हो गए। उनके सामने किसकी बॉडी थी, उनके राजा की और उसके मंत्री का दिखा। पूरा जो शहर था वो संदेह के दायरे में आ गया। सारी नाइट वो रोते रहे, विलाप करते रहे, अपने भावी राज्य के बारे में चर्चा करते रहे। कुछ लोगों को तभी याद आया कि वो गुरु और जो शिष्य थे ना, उनकी याद आई। उन दोनों को पकड़ लिया गया जब वो चुपचाप उस शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पकड़ कर बोला, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। एक व्यक्ति ने उनसे कहा, अन्य भी उससे एग्री करके भाई हाँ हमारा राजा और मंत्री बन गया तो आप बनिए। तो उन्होंने कही कि गुरु और शिष्य जी आप बहुत होशियार हैं, तो आप राजा बन जाइए और ये शिष्य मंत्री बन जाएगा। अब शिष्य तो था, वो तो तैयार था, वो तो फूड के लिए मर रहा था, तो उसको तो मंत्री पद दिया जा रहा, तो वो तो ज़्यादा बिना कोई डिस्कशंस के, तर्क के वो मान गया। लेकिन जो गुरु थे वो इसमें एग्री नहीं हुए, उसे काफ़ी टाइम लगा मानने में। और उसने बातें कही कि जो मूर्ख राजा और उसका जो मंत्री था ना, उसको मैं एक शर्त पे मैं इस राज्य का बनूंगा कि जो पुराने जो कानून हैं, जो पुराने जो लॉज हैं ना, मैं उनको बदल पाऊँ, उनको बदलने का राइट मुझे होगा और मैं उनको बदल सकूँगा। और तभी से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि दिन दिन ही होगा और रात रात ही हो गई। पहले की तरह दिन में ही काम होगा, रात में नहीं होगी। और एक डूडू में जो चीज़ होगी वही मिलेगी। ऐसे नहीं है कि कुछ भी चीज़ मिले। इट्स बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, जो किसी अन्य स्थान की तरह थी। यानी कि गुरु और जो शिष्य था वो राजा और मंत्री बन गए। उन्होंने जो उनके जो कानून थे दकियानूसी और गलत मूर्खों वाले वो बदल दिए। और एक डूडू में अब सब चीज़ नहीं मिलती थी, कुछ ही चीज़ें मिलती थी। तो ये थी इन एक फेमस स्टोरी, एक रामानुजन जो कन्नड़ फोक टेल से ली थी, इन द किंगडम ऑफ फूल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट हैव ए नाइस डे।